हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखा था सीएफटी का, वीबीटी का, एलएफटी का, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये फर्स्ट थ्योरी है। देन सीएफटी पढ़ेंगे इसके बाद, एंड लास्ट में जो मॉडर्न थ्योरी है दैट इज एमओटी। ठीक है, इसको हम एलएफटी भी बोलते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली में डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये इसका जो फंडा है, ठीक है, फंडामेंटल इसका क्या है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर पे, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर से एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स को, बॉन्डिंग को, स्ट्रक्चर को। ओके, सो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट पता हो, ठीक है, म्यू अगर हमको नोन हो, ठीक है, तो वहाँ से उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट 3+, तो हमको पता है कोबाल्ट जनरली क्या होता है, 4s2 3d7। ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर CO3+ की बात करें तो ये हो जाता है 4s0 3d6। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें डी ऑर्बिटल में, तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएं हुंड रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड है अगर हम पेयरिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों मेथड से फिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले लें CONH3 3+। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ऑलरेडी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता है, ठीक है, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, √NN+2। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पता है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड, इसमें कितने हैं, 0 अनपेयर्ड है। तो बता सकते हैं कौन सा मेथड जो है, कौन सा फिलिंग जो मेथड है, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन होगा बाय द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, तो यही होता है मैग्नेटिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेस। ठीक है, सो यहाँ पे इसके बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जब जनरली जब एक्सपेरिमेंट से निकाला गया तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट से निकाला गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको पेयरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अमोनिया का लिगेंड का जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है, वो कहाँ पे भरेंगे, वो 4s में जाएंगे, 4p में जाएंगे और 4d में जाएंगे। ठीक है, तो sp3d ये 3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फीलिंग होती है इसकी, इसका बेस है और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें पेयरिंग नहीं होती, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उनको बोलते हैं। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो जा रही है, ठीक है, जैसे पेयरिंग मैंने कहा था, तो यहाँ तक पेयरिंग हो जा रही है, उसके बाद अमोनिया के ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा, और ये क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, जब पेयरिंग हो जाती इनर ऑर्बिटल, तो ये दोनों पॉसिबल थे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे, जो आ रहा है उसके बेस पे हम बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए और वही उसका हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट होगा। ओके, सो ये इसका है बेस। ठीक है, बाकी ये सारे एग्जांपल्स उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मूवमेंट पे वर्क करती है। पहले हम एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं और उसके बिहाफ पे हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे ना तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, ये पता नहीं था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम में, और बहुत सारी कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में ज़्यादा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बिहाफ पे ये सब करते थे। ठीक है, भले इसको ऐसे लिखा गया है तो आप इसको कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे सेफ्टी यूज़ करने लगे, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का यूज़ नहीं होगा।
यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई वो नहीं होता है, क्लियरेंस नहीं होता है, ठीक है। जब आई थी थ्योरी तब की बात है, ठीक, तब मैग्नेटिक मूवमेंट पे ही सिर्फ इसको कैलकुलेट किया जाता था। तो आज देखेंगे इसका, देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। यहाँ पे आ गया था कि जैसे यहाँ पे इसका रीज़न नहीं पता चला था, ठीक, कि क्यों पेयर क्यों करते हैं, ठीक है। कुछ केस में पेयर क्यों करते हैं, कुछ केस में अनपेयर्ड क्यों रहते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ केस में जैसे यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे इस केस में ये पेयर भी पेयर करे ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था, तो इसके रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए सेफ्टी आई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस थे, कलर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वीबीटी, तो उसके लिए भी सीएफटी काफ़ी यूजफुल थी, ठीक है। तो सीएफटी में हम देखेंगे सबसे पहले तो पेयरिंग क्यों होती है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसको देखेंगे डिटेल से। The crystal field theory is now much more widely accepted that the valence bond theory. It assumes that the attraction between the central metal atom and ligand. इन्होंने बताया था कि जो मेटल होते हैं और ligand जो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, या सॉरी पॉइंट चार्ज की तरह बोल सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये इसका इसका फंडा ये है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का। इसी के बिहार पे सारे इसमें फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है देखो, कॉम्प्लेक्स प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। द ट्रांजिशन मेटल विच फॉर्म द सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव आयन। यहाँ पे मैंने बता दिया ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं यहाँ पे, एंड इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव ligands are neutral molecules which have a lone pair of electron. If the ligand is a neutral molecule such as NH3, the negative end of the dipole in the molecule is directed towards the metal ion. The electron on the central metal under the repulsive forces from those of the ligand. Thus, the electron occupy the d orbital farthest away from the direction of approach of ligand. In the crystal field theory, the following assumptions are made. Okay, so यहाँ पे ligand नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल होगा तो डाइपोल इंट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और लेकिन होगा इंट्रैक्शन, ठीक, मेटल के साथ ligand का इंट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कुछ पॉइंट्स इनको समराइज किया गया। लिगेंड और ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज की तरह इनको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनके फोर्सेस को हम समझते हैं पॉइंट चार्ज की तरह, इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मेटल प्लस क्यू चार्ज है एंड जो लिगेंड्स हैं वो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इनको पॉइंट चार्ज की तरह लेके इनको ट्रीट करते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे NH3 है या साइनाइड है या जो भी है, ठीक है, उसके इंचार्ज के हिसाब से इनको पढ़ते हैं, ठीक है। देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड। लिगेंड एंड मेटल ऑर्बिटल्स में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। द d orbital on the metal all have the same energy, that is degenerate in the form of free atom. When the complex is formed, the ligand destroy the degeneracy of these orbitals. The orbitals now have different energies in an isolated gaseous metal ion. The 5d orbitals do all have the same energy, and the term decelerate. If spherically symmetrical field of a negative charge surrounded the metal ion, the d orbital remain decelerate. However, the energy of the orbital is raised because of the repulsion between the field and the electron on the metal. In the most transition metal complexes, either 6 or 4 ligands surround the metal, giving octahedral tetrahedral structures. In the both of these cases, the field produced by the ligand is not spherically symmetrical, so thus the d orbital are not affected by equally the ligand field theory, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होता है, डिजेनरेट होते हैं, ठीक है। डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, सारी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी के होते हैं। ये जब कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, ठीक है, हमारे पास जैसे कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लेक्स ये रहता नहीं, पहले मेटल है तो ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे लीगेंड नहीं है तो ये क्या होता है, डिजेनरेट होता है। जैसे ही लीगेंड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे 6NH3 यहाँ पे आते हैं, ठीक है, रिपल्सन होता है और ये क्या हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं दो ग्रुप में, ठीक है। ये दो ग्रुप में नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं। एक ग्रुप में हमारा चला जाता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, एक में चला जाता है DXY DYZ एंड DZX, ओके। सो ये हो जाता है T2G एंड दिस इज इजी ऑर्बिटल, ओके। इसको इजी बोलते हैं
और इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे दो हैं, E एंड Z इज 2, सो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दो d ऑर्बिटल, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिगेंड इंट्रोड्यूस होता है, इसके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि रिपल्सन होता है। सो ये जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये यहाँ पे लिगेंड क्या करता है, यहाँ पे एक्सियल अप्रोच करता है, ठीक है। एक्सियली लिगेंड क्या करता है, एक्सियली अप्रोच करता है, क्योंकि ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या होते हैं, ये एक्सियल, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक्सिस पे ज़्यादा होती, डी जेड स्क्वायर भी सेम ऐसे ही एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती। जबकि अगर बात करें डी एक्स वाई डी वाई जेड जी जेड एक्स की, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसलिए एनर्जी इनकी क्या होती है, इन पे इतना अप्रोच नहीं होता है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। और बीच में बेरी सेंटर होता है, ठीक, बीच में क्या होता है, बेरी सेंटर होता है। बेरी सेंटर के ऊपर ईजी के लिए जो हमारी एनर्जी गैप होता है दैट इज 0.6 डेल नॉट, एंड यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए, एंड यहाँ पे 0.4 माइनस, ठीक है, नीचे आएगा तो माइनस, ठीक है। तो ये ऑक्टा एंड टेट्रा में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है, इसका आगे एक्सप्लेनेशन है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये जो होता है डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय क्यों होती है, क्योंकि लीगेंड आता है, लीगेंड इंट्रोड्यूस होता है, और लीगेंड आने से वहाँ पे डीजेनरेसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और वो नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं दो ग्रुप में, ईजी एंड 2TG में, T2G में, एंड ईजी में दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और इनकी एनर्जी हाई इसलिए होती है क्योंकि इस पे जो लिगेंड अप्रोच करता है एक्सियली करता है, एक्सियल पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। और जो T2G होते हैं वो क्या होते हैं, बिटवीन द प्लेन होते हैं इनके ऑर्बिटल्स, और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्लेन के एक्सिस पे नहीं होती है, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस होती है, इसलिए इनकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा फ्री मेटल आयन 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल एंड मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। ये मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, देखो हमारे पास जो जनरली कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोबाल्ट 3+ में तभी आएगा जब यहाँ पे लिगेंड आ चुका होगा, ठीक है, NH3 आ चुकी होगी, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे अभी इसको 3+ हम नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम सिर्फ CO कहेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। जैसे ही लिगेंड आएगा ये CO3+ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि कोबाल्ट से कोबाल्ट 3+ में डिजेनरेसी लॉस होती है या नहीं, तो हाँ होती है। कोबाल्ट से कोबाल्ट 3+ में यहाँ क्या होता है, ये डिजेनरेट होता है, डी ऑर्बिटल डिजेनरेट होते हैं, ये नॉन डिजेनरेट होते हैं, नॉन डिजेनरेट होते हैं, मतलब कि स्प्लिट हो चुके होते हैं। स्प्लिट क्यों होते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि लिगेंड रिपल्सन करता है, रिपल्सन एक्सियल में ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सियल वाले हाई एनर्जी में चले जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा होता है, ठीक है। इनके बीच में डेल्टा नॉट या 10 dq का गैप होता है, ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। +0.6 डेल नॉट एंड -0.5 एवरेज एनर्जी, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। मेटल आयन है, एवरेज एनर्जी ऑफ मेटल आयन इज स्फेरिकल फील्ड। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देखेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करना है और इनके स्पेक्ट्रम को कैसे देखना है, तो आप पहले इन चीज़ों को एक बार रीड कर लेना बुक से, ठीक है, PDF से। जहाँ पे भी डाउट्स होगा आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे हम से देखेंगे इनके कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इन ऑर्बिटल्स में, कैसे कैलकुलेशन होती है केसल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की या स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना फ्रेंड्स में। थैंक यू।